नमस्कार साथियों, मैं सिकंदर खान और आज हम कर रहे हैं रेट की श्रृंखला में अगला क्विज़ वीडियो। और हमारे इस वीडियो का मूल बिंदु रहेगा गुप्तोत्तर भारत, जिसके अंदर राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, हर्ष या हम यूँ भी कह सकते हैं हर्ष के समय का भारत और उसके पश्चात उस बिंदु को हम ले रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारा पहला प्रश्न है, गौड़ शासक शशांक जिसने 606 ईस्वी को राज्यवर्धन का वध किया था, वह कहाँ का शासक था? देखिए, गौड़ शासक शशांक जिसने राज्यवर्धन का वध किया था वो बंगाल का शासक था। कहाँ का शासक था? बंगाल का। देखिए, ये जो शशांक था वो एक बहुत ही बड़ा बौद्ध विरोधी व्यक्ति था। हवेन सांग की पुस्तक सी यूकी के अनुसार हम देखें तो उसने पाटलिपुत्र के स्तूप के एक पाषाण खंड पर महात्मा बुद्ध के जो पद चिन्ह थे उन पद चिन्हों को मिटाने का भी प्रयास किया था, लेकिन शशांक उनमें असफल रहा। तो उसने क्या किया, उस पाषाण खंड को ही गंगा में फेंकवा दिया, लेकिन वो पाषाण खंड पुनः अपने स्थान पर आ गया। इसी प्रकार शशांक ने बोधि वृक्ष कटवाया, उसकी जड़ में आग भी लगवाई थी। उसने बोध गया से महात्मा बुद्ध की मूर्ति हटकाकर उसके स्थान पर शिव की मूर्ति को स्थापित करने का असफल प्रयास भी किया था। उसने कुशीनगर के विहार से बौद्ध भिक्षुओं को भी निकाल दिया था। तो इन सब घटनाओं का जिक्र है वो हवेन सांग के यात्रा विवरण से पता चलता है और इसे बताया गया कि वो बंगाल का शासक शशांक था। ठीक है, तो वो एक बौद्ध विरोधी था और शिव का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय का शासनकाल क्या है? यानी हर्ष का समय कब से कब तक रहा? तो हर्ष का जो समय है वो 606 से 647 तक रहा था। देखिए, हर्ष वो प्राचीन भारत का एक अंतिम प्रतापी शासक माना गया है जिसने लगभग 40 साल तक शासन किया था। और हर्ष की 2 राजधानियाँ थी, थानेश्वर तथा कन्नौज। ठीक है, उसकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, फिर कन्नौज भी उसकी राजधानी बनी। और उस समय उत्तरी भारत की प्रमुख सत्ता का केंद्र था तो वो कन्नौज ही था, प्रमुख नगर कन्नौज था। हर्ष को शीलादित्य की उपाधि प्राप्त थी या हर्ष ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। तीसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन व चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो यह युद्ध 620 ईस्वी में हुआ था। देखिए, हवेन सांग के यात्रा विवरण से तथा ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के दौरान क्या हुआ कि हर्ष हार गया और पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के पार के क्षेत्रों पर हर्ष को बढ़ने नहीं दिया। इसलिए हर्ष को उत्तरापथ स्वामी के नाम से ही जाना गया है। उत्तरी भारत तक उसका राज्य सीमित रह गया। और ये हमें पता चलता है ऐहोल अभिलेख और हवेन सांग के विवरण से। ऐहोल अभिलेख है वो रवि कृति की रचना है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान करता था। इसमें चीनी यात्री हवेन सांग कौन से महोत्सव में शामिल हुआ था? देखिए, चीनी यात्री इस प्रकार के 6ठे महोत्सव के अंदर शामिल हुआ था। किस महोत्सव के अंदर शामिल हुआ था? 6ठे महोत्सव में वो शामिल हुआ था। देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी प्राप्त होनी जरूरी है कि हवेन सांग के यात्रा विवरण से पता चलता है कि हर्ष अपने शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में एक विशाल सम्मेलन आयोजित करता था और इस सम्मेलन को महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हवेन सांग जिस सम्मेलन में उपस्थित हुआ था वो हर्ष के शासनकाल का 6ठा सम्मेलन था। ठीक है, और इसका आयोजन संभवतः
644 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 644 में, और गंगा यमुना के संगम पर हुआ था। इस सम्मेलन में हर्ष द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों को, दरिद्रों को, अनाथों को यानी जरूरतमंदों को भरपूर दान दिया गया, मुक्त हस्त से दान दिया गया, और उसकी दानवीरता इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने राजसी वस्त्रों का भी दान कर दिया, और कहा जाता है उसने अपनी बहन से पुराने कपड़े प्राप्त करके अपने कपड़े धारण किए थे, अपने शरीर पर धारण किए थे। इस प्रकार ये जो महोत्सव उसकी दानवीरता का एक प्रमाण भी है। नेक्स्ट अब देखते हैं, चलिए इसी में थोड़ी सी बात मैं और बता दूं कि हर्ष के समय में एक बौद्ध संगीति के बारे में भी देखो जिक्र आता है। ये जो महोत्सव था वो गंगा यमुना के संगम पर था, लेकिन इसी प्रकार कन्नौज में भी धर्म सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कन्नौज में जो धर्म सम्मेलन हुआ था वो लगभग 643 ईस्वी में हुआ था, और इस कन्नौज के धर्म सम्मेलन को जो हर्ष ने करवाया था उसे बौद्ध धर्म में 5वीं बौद्ध संगीति का दर्जा दिया गया है, या बौद्ध धर्म की 5वीं संगीति भी कहा गया है। और इस संगीति के अंदर भी ह्वेनसांग उपस्थित था। ठीक है, और महायान धर्म को या महायान बौद्ध धर्म को इसमें प्रमुखता प्रदान की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है 5वां प्रश्न, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीनों नाटक किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए इन तीनों नाटकों की भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका तीनों ही नाटक हैं और तीनों की भाषा संस्कृत है। जहाँ तक देखिए रत्नावली की बात है, ठीक है, तो रत्नावली है उसमें सिंहल देश की राजकुमारी है रत्नावली, और वत्स के राजा है उदयन, उनकी प्रणय कथा का विवेचन है। इसी प्रकार जो नागानंद है, नागानंद के अंदर विद्याधर नामक राजकुमार है जिसको जीमित वाहन भी कहा गया है। ठीक है, विद्याधर राजकुमार तथा सिद्ध कन्या मलयवती के प्रणय विवेचन को जगह दी गई है। ठीक है, और तीसरा जो नाटक है प्रियदर्शिका, इस नाटक में वत्सराज उदयन और प्रियदर्शिका की प्रेम कथा का विवेचन किया गया है। तो ये तीनों संस्कृत के नाटक है। अगला हमारा 6वां प्रश्न है, किस वंश में कुल 14 शासक हुए हैं? ठीक है, देखिए राष्ट्रकूट वंश में 14 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं? 14 शासक, और इन शासकों से लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य शासन किया था। ठीक है, और इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना है वो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में की थी। कब की थी? 752 ईस्वी में की थी, और मान्यखेत को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, क्योंकि ये जो पहले जो राष्ट्रकूट है वो चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, और चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके ही दंती दुर्ग ने स्वतंत्र सत्ता कायम की थी। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये है कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखें, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम योग्य शासक कृष्ण प्रथम ही था। ठीक है, और इसी कृष्ण प्रथम ने क्या किया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और ये एलोरा की गुफाओं में ही यह मंदिर स्थित है। और ये मंदिर है वो द्रविड़ शैली का एक अच्छा उदाहरण है, और एकाश्म मंदिर है। एकाश्म मंदिर का मतलब है ये एक चट्टान को काट कर बनाया गया है, और ऐसा माना गया है कि चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ कुचल के इसको बनाया गया है। इसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं, और भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की? तो देखिए गुर्जर प्रतिहार का वो शासक जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी वो पहला शासक था वत्सराज। कौन था? वत्सराज। तो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। देखो ये अगर हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो सभी शासकों में दूसरा प्रभावशाली शासक था।
वत्सराज के समय में ही कन्नौज के उत्तराधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी, जिसमें राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार ये 3 शक्तियां परस्पर संघर्षरत थी। किस केस में शुरुआत हुई थी? वत्सराज के समय इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और वत्सराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया था, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से वत्सराज हार गया था। अगला 9वां प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है। और दूसरी राजधानी उन्होंने कन्नौज बनाई थी, लेकिन ये राजधानी कन्नौज कब बनाई गई थी? ठीक है। देखिए, ये राजधानी है वो 816 के अंदर नागभट्ट द्वितीय द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था। और कब बनाया था? उसने ये राजधानी बनाई थी 816 के अंदर। ठीक है। देखिए, नागभट्ट द्वितीय की जहां तक बात है, इसने गुर्जरों की खोई हुई शक्ति को पुनः स्थापित किया था और कन्नौज पर आक्रमण करके धर्मपाल द्वारा जो स्थापित आयुध वंश का शासक चक्रायुध था, उसे गद्दी से हटाया और अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। लेकिन नागभट्ट द्वितीय भी गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक से हार गया था। 10वां प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण। देखिए, यहाँ 1018 मानना पड़ेगा अपने को। ठीक है। महमूद गजनवी के आक्रमण 1018 के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? तो वो शासक था राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल के समय महमूद ने आक्रमण किया था। जब हिंदू शाही वंश के जयपाल तथा महमूद के बीच युद्ध हुआ था, तब राज्यपाल ने जयपाल की सहायता की थी। लेकिन जब पुनः महमूद गजनवी ने राज्यपाल पर आक्रमण किया, अर्थात कन्नौज पर आक्रमण किया, तो राज्यपाल उड़ कर भाग गया। राज्यपाल की इस कायरता से क्षुब्ध होकर, क्रोधित होकर चंदेल राजा विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या करवा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने 64 वर्षों तक शासन किया था? तो राष्ट्रकूट वंश है, इसके शासक अमोघ वर्ष ने। कौन है? अमोघ वर्ष ने लगभग 64 सालों तक शासन किया था। देखिए, अमोघ वर्ष है, उसने कवि राजमार्ग नामक पुस्तक लिखी है और यह पुस्तक कन्नड़ भाषा में है। ठीक है। और अमोघ वर्ष है, उसी का दरबारी था जिनसेन, जिसने आदि पुराण की रचना की थी। ठीक है। और अमोघ वर्ष ने कालांतर में तुंगभद्रा में जल समाधि ले ली थी। 12वां प्रश्न, वातापी के चालू के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय या कीर्तिवर्मा द्वितीय को किसने हराकर वातापी के चालुक्यों को समाप्त कर दिया या उनको समाप्त करके नई राज्य की स्थापना की थी? तो वो शासक था दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। तो राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने 752 में वातापी या बादामी के चालुक्यों को हराया और एक नए राजवंश की स्थापना की, जो राष्ट्रकूट शासन कहलाया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को किस वंश के शासक ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश का अंत कर दिया या राष्ट्रकूट शासन को समाप्त कर दिया था? तो ये व्यक्ति है तेलप। ठीक है। कल्याण के चालू के शासक था तेलप द्वितीय। तो तेलप द्वितीय ने क्या किया? राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को हराया और राष्ट्रकूट शासन का अंत कर दिया। 14वां प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान ने किस शासक की गणना विश्व के तात्कालिक 4 महान शासकों के अंदर की है? तो ये है मिहिर भोज। कौन है? मिहिर भोज। देखिए, मिहिर भोज है, उसे भोज प्रथम, प्रभास, आदिवरा आदि उपाधियों से विभूषित माना गया है। ठीक है। आदिवरा एक प्रमुख उपाधि थी किसकी? मिहिर भोज की। ठीक है। और प्रतिहारों का एक सबसे शक्तिशाली शासक है
वो मिहिर भोज को माना गया है। इसकी राजनीतिक तथा सैनिक सफलता इतनी ज़्यादा थी कि इसमें कल्हड़ की राजनीति तरंगिणी में इसका उल्लेख है, और साथ ही साथ अरब यात्री सुलेमान ने भी उसके बारे में कहा है कि भारत के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु है तो वो मिहिर भोज है। साथ ही साथ उसका राज्य जीव के आकार का है और उसके जैसी अश्वसेना कहीं भी नहीं है। इस प्रकार वो अरब यात्री सुलेमान है वो मिहिर भोज की प्रशंसा करता है। अगला हमारा प्रश्न है, अरबों ने किस वंश के शासकों को, ठीक है, बलहरा या बलराज घोषित किया है? तो अरबों ने ये जो कहा है कि वो शासक बलराज थे या बलहरा थे, वो राज कहलाए हैं राष्ट्रकूट। कौन है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के शासकों को उसने बलहरा या बलराज घोषित किया है, ठीक है। क्योंकि अरब यात्री जो सुलेमान आया था उसने मिहिर भोज के राज्य की बुरी बुरी प्रशंसा की है। वहीं अरब यात्री अल मसूदी भी भारत आया था, जो महिपाल के समय भारत आया था, उसने भी राष्ट्रकूटों की इसी बुरी बुरी प्रशंसा की। इस आधार पे अरबों ने इनको राष्ट्रकूटों को बलहरा या बलराज घोषित किया है। हमारा 16वां प्रश्न है सुमेलन का। सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं हैं और एक तरफ रचनाकार है। तो सबसे पहला रचनाकार है बाणभट्ट। देखिए बाणभट्ट की प्रमुख रचना है हर्षचरित्र तथा कादंबरी, ठीक है। ये बाणभट्ट की रचनाएं हर्षचरित्र और कादंबरी। दूसरा से नाम पढ़ दिया हर्षवर्धन, तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये संस्कृत भाषा में हर्ष के लिखे गए नाटक हैं, ठीक है। और राजशेखर, इसकी रचना है कपूर मंजरी, ठीक है। कपूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की। देखिए राजशेखर है वो महेंद्र पाल का दरबारी था और बाद में महिपाल का दरबारी भी रहा था। और विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा, ठीक है। इस प्रकार ये सुमेलन होगा। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान को हर्षवर्धन ने आश्रय प्रदान नहीं किया? ठीक है, देखो इसमें अपने को कई ऑप्शन दे रखे हैं। उन ऑप्शनों के अंदर है हर्षवर्धन ने मयूर, देखिए मयूर को हर्षवर्धन ने आश्रय प्रदान किया था। इसी प्रकार दूसरा नाम है सुबंधु, उसे भी हर्षवर्धन ने आश्रय प्रदान किया था। और तीसरा ऑप्शन है मातंग दिवाकर और चौथा ऑप्शन है ईशान। देखिए इन सभी विद्वानों को हर्ष ने आश्रय प्रदान किया था। ध्यान रखें, अब जो 10वीं क्लास की नई किताब आई है उस किताब में अलग से इनका नाम दिया गया है, ठीक है। ये सभी हर्ष के दरबारी बताए गए हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, विल्लण या विज्ञानेश्वर का संबंध किस वंश से था? ठीक है, देखिए विल्लण या विज्ञानेश्वर है वो चालुक्य वंश से संबंधित थे। ठीक, देखिए चालुक्य शासक है विक्रमादित्य 6, उसके दरबारी थे विल्लण और विज्ञानेश्वर। विल्लण है उसकी प्रमुख रचना है विक्रमांक देवचरित, ठीक है। और ये जो विल्लण है वो इसके राजकवि थे विक्रमादित्य 6 के, और कश्मीर के निवासी थे, और विक्रमादित्य 6 ने इनको विद्यापति की उपाधि दी थी। और वहीं जो विज्ञानेश्वर है उन्होंने हिंदू कानून की पुस्तक पर टीका लिखी है जो मिताक्षरा नाम से प्रसिद्ध है। 19वां हमारा प्रश्न है, वातापी के चालुक्य वंश का 13 वर्ष का व्यवधान कब से कब तक रहा है? तो वो है 642 से 655। ठीक है, और इसका अंतिम प्रश्न हम करते हैं, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय जो 608 में शासक बना का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये था नर्मदा से कावेरी तक। ठीक, कहाँ तक है? नर्मदा से कावेरी। देखिए हमने पहले ऊपर पढ़ा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया और हर्ष को नर्मदा से आगे बढ़ने से रोक दिया। तो उस नर्मदा से लेकर
दक्षिण में कावेरी नदी का क्षेत्र है वो पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य का हिस्सा था। धन्यवाद।